नमस्ते। सरकार ने अभी 2 दिन पहले ही नया रियल इस्टेट रेगुलेटरी एक्ट जो है उसे 5 केंद्र शासित राज्यों में मतलब नोटिफाई किया है। और बाकी राज्यों में और बाकी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यह 1 मई 2017 से लागू होगा। इसी बीच अलग अलग राज्यों को रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने के लिए अपने अपनी विधानसभाओं से कानून मतलब पास कराने होंगे। अभी तक हमने ये पाया है कि जिस जिस क्षेत्र में रेगुलेटर आया है, नियामक संस्था बनी है, उस क्षेत्र में बूम आया है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा उछाल है, काफ़ी ज़्यादा तेजी आई। जैसे कि सेबी है जो कि शेयर बाजार के लिए है। सेबी के आने के बाद में शेयर बाजार में के जो कार्यकलाप है उसमें मतलब ट्रांसपेरेंसी आई है। और शेयर बाजार में जो एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल मार्केट की ओवरऑल एक्टिविटी में, चाहे वो इक्विटी हो चाहे बॉन्ड, उसमें काफ़ी ज़्यादा यानी कि बढ़ोतरी हुई है। दूरसंचार क्षेत्र में भी जब TRAI आया उसके बाद कंपटीशन बढ़ा है और ट्रांसपेरेंसी आई है। हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे रहे जैसे कि कॉल ड्रॉप वाले मामले रहे जिसमें TRAI उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन TRAI के आने के बाद में जो ट्रांसपेरेंसी आई है उससे दूरसंचार क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वैसे ही हम देख रहे हैं बीमा क्षेत्र में IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी। उससे पहले बीमा एजेंट कुछ भी बेवकूफ़ बना करके बीमा पॉलिसियाँ मतलब बेचते थे, और अब तो यानी कि मतलब यानी कि IRDA ने साफ साफ मना किया हुआ है कि कोई भी सुनिश्चित जो लाभ है, सुनिश्चित रिटर्न का वादा नहीं करना है। तो हम यानी देख रहे हैं कि चाहे वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हो, चाहे वो अपनी गवर्नमेंट ओन यानी LIC हो या फिर GIC हो, सभी का बिजनेस फल फूल यानी रहा है। अर्थात जहाँ जहाँ रेगुलेटर आया है और उसने उस क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी को यानी कि बढ़ावा दिया है, तो उस क्षेत्र में मतलब लोगों का भरोसा जमा है और उस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ यानी कि बढ़ी हैं। तो ऐसे ही उम्मीद की जानी चाहिए कि रियल इस्टेट सेक्टर में भी पारदर्शिता आएगी, क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर जो है बिल्कुल ही एक अजीब सा यानी कि मतलब सेक्टर जिसमें कि डिमांड एंड सप्लाई का नियम लागू यानी नहीं होता है। पिछले 3-4 सालों से रियल इस्टेट सेक्टर में खासकर रेजिडेंशियल जो यूनिटें हैं, आवासीय इकाइयाँ, उनकी मांग में काफ़ी कमी आई है। लेकिन अगर हम बड़े शहरों में देखें, दिल्ली में देखें, बॉम्बे में देखें, वहाँ पर फ्लैट की कीमत में कोई कमी नहीं आई है। ये बात अवश्य है कि कीमतें बढ़ना भी मतलब बंद यानी कि हो गई हैं। तो ये जो सेक्टर है वो डिमांड सप्लाई में काम नहीं करता। और कोई भी आप अगर आप मुद्दे को देखो, वो डिमांड सप्लाई पर काम मतलब करेगा। स्टील है, सीमेंट है या कोई भी क्षेत्र है, वो डिमांड सप्लाई में काम करता है। रियल इस्टेट सेक्टर में बहुत बड़ा जो मतलब कुछ ऐसे भी लोग मतलब आ गए हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यानी कि ब्लैक मनी है। और ये एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कि सर्वाधिक मात्रा में ब्लैक मनी, काला पैसा, काला धन जो है वो खपाया जाता है। तो जो रेगुलेटर आने से ऐसी उम्मीद है कि इसमें पारदर्शिता मतलब आएगी, और जो अच्छे जो मतलब यानी बड़े स्तर के जो यानी कि मतलब डेवलपर हैं वही सरवाइव कर पाएंगे, और फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर जो है वो समाप्त यानी कि हो जाए। आखिर इस उम्मीद की यानी कि वजह क्या है? पहले ऐसा यानी होता था कि कोई भी रियल इस्टेट यानी कि डेवलपर वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दे, चाहे उसके पास उस प्रोजेक्ट के लिए सारी आवश्यक जो मतलब मंजूरियां हैं, जो परमिशंस हैं, वो मिले हो या फिर यानी कि ना मिली हो। एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के लिए अभी भी कम से कम 50 से 55 स्वीकृतियों की यानी कि आवश्यकता है मतलब यानी होती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त यानी कि लगता है। तो रियल इस्टेट डेवलपर पहले ऐसा करता था कि प्रोजेक्ट लॉन्च कर दो, लोगों से पैसा यानी रखवा लो, फिर यानी कि 2-2.5 साल यानी कि अनुमति मिलने में मतलब नहीं लगेगा। इसी बीच वो जो लोगों के पैसे किसी और प्रोजेक्ट में या किसी और कार्य में वो लगाया नहीं देता था, जो कि पूर्णतः यानी कि अवैध था। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय यानी नहीं थे। और इसका खामियाजा जो है, जो रियल इस्टेट बायर है, जेन्युइन बायर है, उनको मतलब नहीं भुगतना पड़ता था। कुछ मामलों में तो उपभोक्ता फोरम ने और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बड़ी कंपनियों को भी ऐसा आदेश दिए कि आप
आप रियल एस्टेट बायर को यानी कि हर्जाना दें। सुप्रीम कोर्ट ने 15 करोड़ रुपए हर्जाना देने को आदेश दिया है, एक बड़ी कंपनी है यानी कि यूनिटेक को। तो अब रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट लागू होने के बाद अब स्थिति चेंज यानी कि हो जाएगी। कोई भी प्रोजेक्ट तब तक बेचा नहीं जा सकेगा जब तक कि वो रियल एस्टेट रेगुलेटर के पास रजिस्टर्ड नहीं होगा, और वो रजिस्टर्ड तभी होगा जबकि उस रियल एस्टेट डेवलपर के पास सभी आवश्यक परमिशंस, जो भी स्वीकृतियाँ चाहिए, अनुमोदन चाहिए, वो उसके पास है। पहले वो सारी परमिशन लेकर के आएगा, जहाँ से भी सरकारी यानी डिपार्टमेंट से जो भी परमिशन चाहिए वो लेकर के आएगा। उसके बाद वो अपने प्रोजेक्ट को रेगुलेटर के पास में यानी रजिस्टर्ड कराएगा। रजिस्टर्ड होने के बाद ही वह लोगों से वो मतलब पैसा नहीं ले पाएगा। और जो जिस प्रोजेक्ट के लिए वो पैसा ले रहा है उसके लिए एक अलग से एस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा, और 70% पैसा उस एस्क्रो अकाउंट में रख करके उसी प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन पे उसे खर्च करना पड़ेगा। और इसका फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑडिट भी यानी कि होगा। पहले क्या था कि रियल एस्टेट यानी कि डेवलपर पर कोई पेनल्टी यानी कि नहीं थी। अब जो है, अगर कोई रियल एस्टेट यानी कि डेवलपर समय पर घर नहीं दे पाता है, तो जो स्टेट बैंक की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ जो बॉर्विंग है, जो कि आज की तारीख में 9% है प्लस 2%, मतलब 11% उसे वार्षिक के हिसाब से मतलब अर्थदंड देना होगा। और जो होम बायर है, जो खरीदार है, अगर वह भी अगर समय पर अगर अपनी किस्त का भुगतान नहीं कर पाता है, तो ये पेनल्टी उस होम बायर पर भी यानी कि लागू होगी। इस प्रकार से रियल एस्टेट डेवलपर और होम बायर दोनों के ऊपर ही इस नए मामले में मतलब पेनल्टी लगाई गई है। आशा की जानी चाहिए कि जो ये एस्क्रो अकाउंट खोलने की यानी कि प्रक्रिया है, और जो 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 ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि पहले प्रोजेक्ट को सारी स्वीकृतियाँ प्राप्त करनी आवश्यक है, फिर वो एक रजिस्टर्ड होगा, और केवल रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट ही मतलब बेचा जा सकेगा। ये सारे यानी कि प्रावधान कुल मिलाकर के ऐसी उम्मीद यानी कि जगाते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आएगी, लोगों का भरोसा इसमें यानी कि जमेगा, और यह सेक्टर भी यानी कि बूम करेगा। क्योंकि भारत में काफ़ी भारी संख्या में हाउसिंग यूनिटों की मतलब कमी है। सरकार ने टारगेट रखा है कि 2022 तक हर किसी को घर उपलब्ध कराना है। सरकार इसके लिए प्रयासरत है। इस लक्ष्य को पूरा करने में रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट जो है वो एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।